नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमें अपना न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया है। किस सब्जेक्ट का किया है तो आपको पता होगा, हमने अपना हिंदी इलेक्टिव का हमने न्यू कोर्स स्टार्ट किया है, जिसे हम हिंदी ऐच्छिक भी कहते हैं। तो क्लास हमारी 12th है, न्यू कोर्स हमारा चल रहा है और बुक हमारा अंतरा भाग 2 है। ठीक है। तो इसका जो पहला अध्याय था आपका देवसेना का गीत और कॉर्नेलिया का गीत, ये दोनों मैंने आपको करा दिया है। तो इसमें मैं आपको दूसरा अध्याय जो आपका है सरोज स्मृति, ये मैं आपको कराऊंगा। तो कवि हमारे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो इन्होंने जो है सरोज स्मृति लिखा है। ठीक है। तो इसमें मैं आपको एकदम आसान और सरल भाषा में बताऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए चैप्टर और बिल्कुल बहुत ही इजी लगे। ठीक है। तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो, तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। तो इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आप इंस्टाग्राम पर भी ये यूजर नेम सर्च कर सकते हो, लेकिन फेसबुक पर भी आप सर्च कर सकते हो। वहाँ पर भी पेज ओपन हो जाएगा थोड़ा अलग प्रकार से। बाकी इंस्टाग्राम पे इसी प्रकार से होगा। और आपको यहाँ पे ये लिंक मिलेगा चैनल का, तो आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप हमारे चैनल पे आ जाओगे। ठीक है। और आप वहाँ मुझे फॉलो करना ना भूलें। तो आगे चलते हैं। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन करें। ग्रुप का नाम है A.K NCERT स्टडी पॉइंट। आप उस पर सर्च करोगे, यहाँ पर ये जो आपको आइकन दिखेगा यहाँ पे जब आप ये नाम सर्च करोगे A.K NCERT स्टडी पॉइंट, तो ये ग्रुप ऊपर से ओपन हो जाएगा। आप इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे मान लो आप जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ज्वाइन का नीचे, आप उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स सभी प्रकार के मिल जाते हैं। तो आगे चलते हैं। तो हमारा जो अध्याय है, जो कविता है, वो है हमारा सरोज स्मृति। तो पहले आप इसका अर्थ समझ लो। सरोज स्मृति का मतलब, तो कवि हमारे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो वो जो है उनकी एक बेटी थी, पुत्री थी, जिनका नाम था सरोज। ठीक है। तो उनकी जब मृत्यु हो जाती है शादी के बाद, ठीक है, सरोज की जब मृत्यु हो जाती है, तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, वो उनकी स्मृति में, उनकी यादों में रोते रोते ये गीत लिखते हैं। वो गीत मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। तो ये इसका समरी है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, और बाकी लिखा हुआ है वो भी आपको बताता हूँ। तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनकी पुत्री है सरोज। उनकी जब मृत्यु हो जाती है शादी के बाद, तब वो जो है इनकी यादों में ये पूरा कविता लिखते हैं। ठीक है। अगर आप इस सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय पढ़ोगे, उसमें आपको पता चलेगा पूरा एकदम कहानी, जन्म से लेकर मृत्यु तक। ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको जो है इसका समरी बताता हूँ। देखो, सरोज स्मृति कविता जो है वो निराला जी, मतलब इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, निराला। तो निराला जी जो है, उन्होंने स्वर्गीय पुत्री सरोज पर केंद्रित करते हुए यह शोक गीत लिखा है। या कविता इसको हम नहीं कहेंगे, इसको शोक गीत भी कह सकते हैं। ठीक है। यानी उनकी पुत्री की जब मृत्यु हो जाती है सरोज, तो उनकी यादों में ये पूरा केंद्रित करते हुए, इनको पूरा केंद्रित करते हुए ये शोक गीत लिखते हैं। ठीक है। इसमें पुत्री की जो मृत्यु होती है और उसके बाद जो पिता को दर्द होता है, के बीच की जो कहानी है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा दिखाया गया चित्रण आपको यहाँ पे मिलेगा। इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष और कुछ नए कर पाने का दर्द दिखाया गया है। ठीक है। यानी जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, तो उन्होंने जो संघर्ष किया था, वो संघर्ष कर करके थक गए थे। तो उन्होंने सोचा था कि मुझे मंजिल नहीं मिलेगा, यानी मुझे सफलता नहीं मिलेगा। तो वो सोच सोच के बहुत ही परेशान हो गए थे, बहुत ही थक गए थे। जब वो 3 वर्ष के थे तो उनकी माता का निधन हो गया था। और जब 20 वर्ष के हो गए थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो उनके पिता की मृत्यु हो जाती है।
तो उनका जो भाई है, उनका जो पत्नी है और उनकी एक पुत्री है सरोज। तो उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, फिर उनके भाई की हो जाती है, फिर उनके चाची चाचा उन सब की हो जाती है, फिर सरोज बच जाती है। तो सरोज की जब शादी हो जाती है तब उसके बाद की कहानी आ जाती है इसमें। फिर वो उनकी जब मृत्यु हो जाती है सरोज की, तब वो लिखते हैं इस शोक गीत को। तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो देखो ये आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है सरोज समृति। ये आपका पहला काव्यांश है। ठीक है? तो देखो, देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर में भर जुली छवि सुंदर, प्रिय की ए शब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास, संग विश्वास स्तंभ। बंद अंग अंग नत नयनों से अशोक उतर। कांपा उंदरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति थी मेरे वसंत की प्रथम की थी। तो ये आपका जो है प्रथम काव्यांश है। तो इसकी व्याख्या जो इसका जो व्याख्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आपका जो पहला काव्यांश था वो था देखा विवाह से प्रथम गीति तक। ठीक है? तो संदर्भ में हमारा आ जाएगा कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और कविता हमारा सरोज समृति। इसमें आप ये लिख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उनके द्वारा रचित शोक गीत है। इसे हम शोक गीत भी कह सकते हैं। तो सरोज समृति से ली गई है। किससे? ये एक तरह से ये पूरा कविता थे। यह कविता कवि की जो एक तरह से उनकी जो दुख है, उनका जो दुख है वो यहाँ पे देखने को पूरा मिलता है। ठीक है? ये आप यहाँ देख सकते हो। तो ये हमारा जो है प्रसंग हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये आपके सामने फोटो है। ठीक है? उस शादी के समय का है ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग समझ में आएगी कि उस समय चैप्टर में हो क्या रहा है। ठीक है? अब व्याख्या शुरू होता है। तो देखो इस पंक्ति में निराला जी कहते हैं कि कवि निराला अपनी पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने तेरा विवाह देखा, तब तो पूरी तरह से नया रूप धारण किए हुए थी। यानी सूर्यकांत जी ने जब देखा सरोज को तो बिल्कुल नए रूप में सरोज थी। ये जो है शादी के माहौल एक तरह से ये बताते हैं कवि कि उस समय का माहौल, उस समय का जो एक तरह से काम जो हो रहा था या फिर जो उस समय का माहौल था वो सभी इसमें बताते हैं। तो तेरे ऊपर कलश का शुभ जल छिड़का गया, उस समय तो मुझे मंद मंद मुस्कान के साथ देख रही थी। तब लगता था कि तेरे होठों पर बिजली फंस कर रह गई। या फिर अर्थात ये हो जाएगा कि मान लो जो मुस्कुराहट बिजली के समान क्रोध रही थी एक तरह से। ठीक है? तो कवि कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में पति की सुंदर छवि थी और यह बात जो है तुम्हारे श्रृंगार से पता चल रही थी। हल्की हल्की मुस्कान देख कर कवि जो है कवि को अपनी प्रिय मनोहरा देवी, इनका पत्नी का नाम था मनोहरा देवी, तो उनकी याद इनको आ जाती है निराला जी को। ठीक है? वो जब अपनी पुत्री को देखते हैं शादी के जोड़े में तो उनको अपने पत्नी की याद आ जाती है। ठीक है? और अपनी बेटी के श्रृंगार में उन्होंने अपनी पत्नी का सौंदर्य एक तरह से देखने लगते हैं। ठीक है? तो ये हमारा व्याख्या हो जाएगा। और आगे आपके सामने पॉइंट है कि जिस तरह एक गहरी सांस धीरे धीरे फैलती है, सरोज का सौंदर्य भी उसी प्रकार उसके अंग अंग में फैल रहा था। ठीक है? कवि कहता है कि विवाह की लज्जा के कारण अपनी आंखों में चमक है और यह चमक उसकी होठों पर फैल रही है और होठों पर एक कंपन पैदा कर रही है। ठीक है? यानी मान लो जो निराला जी हैं उनके होठों पे कप कप हो रहा है, एक तरह से सोच रहे हैं। ठीक है?
कवि कहते हैं कि सरोज की एक मूर्ति के समान बताते हुए उसे देखकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को अपने जीवन की पहली वसंत गीत याद आ जाती है। वसंत का पहला गीत कवि ने मनोहरा देवी के साथ गाए एक तरह से गाया था इन्होंने, और सरोज को देखकर उसे मनोहरा देवी की याद आ जाती है, ये बताते हैं हमारे कवि। ठीक है, तो आपका जो दूसरा काव्यांश है, नेक्स्ट काव्यांश ऑफ दिस लेसन, तो जो आपका नेक्स्ट काव्यांश है वो है आपका, देखो आपके सामने मैं रीड करता हूं। तो श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्च वसित हार, गाया स्वर्गीया प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदल कर बना मही हो गया ब्याह, आत्म ही स्वजन कोई थे नहीं न आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर इसी दिवस जाग, गृह मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। तो ये आपका पूरा काव्यांश है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो आपका जो संदर्भ है वो आपका यही आ जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। कवि का नाम आप लिख दोगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कविता हमारा स्रोत समृति। प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के शोक गीत स्रोत समृति से ली गई है। यह कविता छवि की नवविवाहिता पुत्री सरोज की जो आकस्मिक मृत्यु का जो पिता को विलाप होता है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये आपका प्रसंग हो जाएगा। तो देखो व्याख्या की ओर बढ़ चुके हैं। तो ये आपका व्याख्या है, एक मिनट, ये आपका व्याख्या हो जाएगा। तो कवि कहते हैं कि उसने अपनी कविताओं में सुंदरता के भाव को अभिव्यक्त किया था। ठीक है, और जो भाव कविताओं में रस बनकर बहता था वह विवाह के दिन सरोज में दिख रहा था। उस समय सरोज जब थी वहां पर एक तरह से उपस्थित, तो उस समय जो निराला जी थे उनको वहां पर कैसा माहौल लगता है वो आप वही यहाँ पे पूरा बताते हैं वो। ठीक है, तो पुत्री सरोज का श्रृंगार ऐसे लग रहा है कि वह श्रृंगार गीत है जो उन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था, वही गीत इनको लग रहा है उनको देखकर। और यह गीत कवि के राग रंग में उत्साह भरता था। नववधु के रूप में सरोज का सौंदर्य रति के समान लग रहा था। रति कामदेव की पत्नी थी और ऐसा लग रहा था कि कवि की पत्नी की जो सुंदरता है वो आकाश से उतरकर सरोज में आ गई हो। जो निराला जी हैं उनकी जो पत्नी है मनोहरा देवी, तो उनका जो सुंदरता है, ठीक है, सुंदर चेहरा जो है वो उतरकर सरोज में आ गई हो, ऐसा लगता है हमारे कवि को। ठीक है, तो देखो अब शादी हो गई और शादी में किसी भी रिश्तेदार को नहीं बुलाया गया, आमंत्रण नहीं भेजा गया। ठीक है, आप ये फोटो देख सकते हो। फोटो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ इस प्रकार का माहौल उस समय था। चैप्टर में आपको पता चले इसलिए फोटो मैंने आपको सामने रखा है। विवाह के कोई मांगलिक गीत नहीं गाए। ठीक है, कोई भी गीत गाया नहीं गया, न ही रात जाग कर गीत गाया गया, कुछ नहीं गाया गया। विवाह में कोई चहल पहल कुछ भी नहीं थी, हर तरफ बस मन की खुशी थी। ठीक है, ये माहौल बताते हैं हमारे लेखक, कवि। ठीक है, कवि बताते हैं। तो देखो आपका अगला काव्यांश है काव्यांश 3। तो देखो, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सहज तेरी स्वयं रची, रोचा मन में विवाह सुखलता, पर पाठ अन्य यह अन्य कला, कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी कहा रह प्यार, भर जलद धरा को ज्यो अपार, वह ही सुख दुख में रह न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह
लता वही की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से खिली पली, अंतः भी उसी गोद में शरण ली, मुंदे धृग वह वर महामरण। ठीक है, तो ये हमारा काव्यांश है। काव्यांश का आप मतलब आप समझते होंगे, यानी वह चीज जो लेखक लिखे और उनकी हम व्याख्या करें, क्योंकि ये जो भाषा आपको दिख रही है ये आम बोलचाल की भाषा नहीं है, इसकी व्याख्या होती है। इसका जो शब्दार्थ यहाँ से निकलते हैं, जैसे मान लो शकुंतला का मतलब क्या होता है, अन्य का मतलब क्या होता है, स्नेह का मतलब क्या, स्नेह का मतलब आपको पता होगा प्यार, ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो। तो इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो संदर्भ है वही है, प्रसंग वही है, कोई चेंजिंग नहीं है। व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, कवि अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि माँ के अभाव में शादी के समय जो शिक्षा अपनी पुत्री को एक माँ देती है वह मैंने स्वयं दी। ठीक है, शकुंतला महाकवि कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका थी। इस समय कवि का जो कवि को शकुंतला की याद आ गई। ठीक है, क्योंकि जिस तरह महर्षि कर्ण ने माँ विहीन शकुंतला को विवाह के बाद शादी शिक्षा जो दी थी, उसी प्रकार निराला जी ने जो है विवाह के समय सरोज को शिक्षा दी, लेकिन शकुंतला की माँ ने उसे खुद छोड़ दिया था, परंतु सरोज की जो माँ है, माँ की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा कुछ व्याख्या हो जाता है। तो देखो, कुछ दिन घर में रहकर सरोज अपने नाना नानी के घर चली गई। वहां उसे सिर्फ नाना नानी का ही नहीं बल्कि मामा मामी का भी प्यार बहुत मिला। मामा मामी सरोज पर प्यार की ऐसी वर्ष करते हैं जैसे पृथ्वी का बादल करते हैं। ठीक है, उदाहरण आपको मिल रहा है, जैसे पृथ्वी का बादल। तो ननिहाल में सभी लोग सरोज के दुख सुख का ख्याल रखते थे। कवि कहते हैं, सरोज जिस लता की कली थी, अर्थात उसकी माँ, उस लता का पोषण भी वही हुआ था। सरोज नानीहाल में पल कर किशोरी बनी और अंत में सरोज ननिहाल में ही अपनी आंखें मूंदी, अर्थात मृत्यु हो गई। तो ये शुरू से लास्ट तक का कहानी कवि ने अपने एक तरह से कविता के माध्यम से बताया है। ठीक है, तो आपका अगला काव्यांश है कि मुझ भाग्यहीन की तू संभल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वर्जपात, यदि धर्म रहे नत सदा, मात इस पद पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट सीत के से शत्रुदल, कन्यागत कर्मों का अपहरण कर करता मैं तेरा तड़पण। ये आपका हो जाता है काव्यांश। तो हमारा जो संदर्भ और प्रसंग है वही सेम टू सेम है, में कुछ भी बदलाव नहीं है। तो व्याख्या देख लो आप। तो देखो, कवि कहते हैं कि मैं तो हमेशा से ही भाग्यहीन था, तू ही मेरा एकमात्र सहारा था। युग के बाद जब तू मुझसे बिछड़ गई, अब तो दुख ही जीवन की कथा बन गई। ये कवि कहते हैं। कवि का जीवन दुखों से भरा हुआ था। आप इसके बैकग्राउंड को पढ़ोगे, इनके जीवनी को पढ़ोगे, इनके जीवन परिचय को पढ़ोगे, उसमें आपको इनके जन्म से लेकर मृत्यु, इनके जन्म से लेकर यहाँ तक कि आपको जो कहानी है, मृत्यु तक जो कहानी है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप इनके जीवन परिचय को पढ़ सकते हो, आप हमारे चैनल पे पढ़ सकते हो। हमारे चैनल पे जीवन परिचय इनका जो है उपलब्ध है। ठीक है, तो इसलिए कवि जैसा चाहता था वैसा अपनी पुत्री के लिए नहीं पाया। इस बात का उसे बहुत ही अफसोस हुआ। कवि कहता है कि अपने कर्तव्य निभाते हुए ही अगर मेरे सारे कार्य नष्ट हो जाते, जैसे सर्दी में कमाल का फूल होता है, उदाहरण आपको मिल रहा है, तब भी मुझे कोई चिंता नहीं है। हे पुत्री, मैं अपने बीते जीवन के सभी
सत्कार्यों का फल तुझे अर्पित कर तेरा श्राद्ध कर रहा हूँ। ठीक है, तेरे प्रति मेरी यही श्रद्धांजलि है। ये जब श्रद्धांजलि करते हैं आप इनके पुत्री के ऊपर, तो वो बताते हैं कि किस प्रकार इन्होंने किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा व्याख्या किया, सब कुछ बताया, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आप ये देखो, विशेष इनका कुछ लिख सकते हो आप, जब आपके पेपर में आपके पेपर में आएगा 6 नंबर का सब प्रसंग व्याख्या आएगा काव्यांश से। ठीक है, व्याख्या आएगा आपका काव्यांश से 6 मार्क्स का, और 6 मार्क्स का काव्यांश गद्यांश में से आएगा आपका। ठीक है, गद्यांश में से 6 मार्क्स का आपका व्याख्या आएगा और काव्यांश में से 6 मार्क्स का आएगा। तो देखो, इसमें आप विशेष लिख सकते हो, कवि ने इस कविता में अपनी पुत्री सरोज के बचपन से लेकर मृत्यु तक की कहानी का वर्णन किया है। मामा मामी ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार आएगा, यहाँ वर्णों की आवृत्ति हो रही है। देखो, मामा और मामी, इसमें मैं की आवृत्ति 4 बार हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। तो जलद धरा को ज्यो में जो है, ये जो आप शब्द यहाँ देख चुके हो, ये उपमा अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जैसे का प्रयोग हुआ है। छायावादी कविता है ये, खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग यहाँ पे देखने को मिला है। यह एक छंद मुक्त कविता है, इसमें छंद का कोई महत्व नहीं है, एक भी छंद आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चैप्टर हमारा था सरोज समृद्धि। तो यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाता है चैप्टर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद जो आपका चैप्टर आ जाता है यह दीप अकेला, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके रखें, ताकि आप नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी अगले चैप्टर में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।